हाय। थ्रू आउट हिस्ट्री ब्यूटी को फेमिनिटी से एसोसिएट किया गया है और ये माना गया है कि एक औरत के लिए ब्यूटीफुल होना बहुत ज़रूरी है और उसकी सोशल स्टैंडिंग इससे डिसाइड होती है कि वो कितनी सुंदर है। और ये आज भी देखा जाता है और इन्हीं फीमेल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर बहुत सारे आर्टिकल्स, वीडियोस और मूवीज़ बनी हुई हैं अब तक। लेकिन हम एक ग्रुप को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है मेल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं होती, जबकि मेल्स पर भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का उतना ही असर पड़ता है जितना फीमेल्स पर। मेल्स को भी सोसाइटल प्रेशर होता है सुंदर दिखने का और आज मैं इन्हीं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आजकल एक आदमी को सुंदर कब माना जाएगा, ऐसे कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जिन्हें उसे फुलफ़िल करना होगा। और क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया के चलते हम दुनिया के एक कॉर्नर में नहीं फंसे हुए हैं, तो हमारे पास कोई ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसे हम स्टडी करें। पर हम कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स को ले सकते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द ग्लोब मानता हो कि अट्रैक्टिव हैं, जैसे लंबी हाइट, एक मस्कुलर टोन्ड बॉडी, अ क्लियर स्किन, फेशियल सिमेट्री, अ वेल डिफाइंड जॉ, ब्रॉड शोल्डर्स एंड एब्स। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हर कोई मानता है कि अट्रैक्टिव हैं। हालांकि मैं अभी स्पेसिफिक्स पर नहीं गया हूँ क्योंकि उनके बारे में मैं आगे बात करूँगा। लेकिन ये जो आजकल की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है जिसमें एक मस्कुलर बॉडी पर ज़्यादा फोकस करा गया है, आखिर वो कहाँ से आया और क्यों आया? क्योंकि प्री मॉडर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो थे वो एक सॉफ्ट, लीन और बॉयज टाइप को ज़्यादा आइडियल मानते थे। और उससे भी पहले लियोनार्डो दा विंची का द विट्रूवियन मैन एक आइडियल माना जाता था। एंड अगेन यहाँ पर भी मसल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तो 19th सेंचुरी में फैट मैन्स क्लब बनने लगे थे, क्योंकि तब मोटा होना वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता था। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में ये भी बदल गया और मोटा होना ग्रीड और लो क्लास माना जाने लगा। और 1920s में फिल्म मेकिंग के राइज के बदौलत पतला होना और एक हेल्दी वेट मेंटेन करना ज़्यादा आइडियल माना जाने लगा, क्योंकि उस टाइम के कैमरे एक पतले इंसान को भी मोटा दिखा देते थे। एंड बिटवीन 1940s एंड 60s बॉडी बिल्डिंग का राइज होना शुरू हुआ, क्योंकि पार्क में छोटे छोटे जिम्नेशियम कॉर्नर बनने लगे थे जहाँ पे जाके मैन एक्सरसाइज करते और सोशलाइज करते। फिल्मों में भी स्टीव रीव्स जैसे एक्टर्स को हायर किया जाने लगा और ऐसे ही फिल्म एक्टर्स और चार्ल्स एटलस जैसे लोग पब्लिक आइज में आने लगे और एक नया आइडियल प्रमोट होने लगा जिसमें ब्रॉड शोल्डर्स, फ्लैट स्टमक और विजिबल एब्स बट नो एब्स को अट्रैक्टिव माना जाने लगा। 1970s और 80s के बीच आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे लोग मीडिया में आने लगे और पब्लिक की नज़रों में आने लगे, जिससे एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग फेमस होने लगी। और क्योंकि तब स्टेरॉइड्स इलीगल नहीं थे तो ये एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग और ज़्यादा फेमस हो गई और ह्यूज मसल्स एंड स्मॉल वेस्ट का क्रेज़ फैलने लगा। लेकिन 1990s में जब यूएस गवर्नमेंट ने स्टेरॉइड्स को इलीगल कर दिया तो ये क्रेज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और एक मॉडरेटली मस्कुलर एंड टैन फिजिक को ज़्यादा आइडियल माना जाने लगा। और ये आज तक देखा जाता है। तो ये था अभी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का एवोल्यूशन। लेकिन अभी ये जो मैंने सब कुछ बताया वो तो वेस्ट में पॉपुलर था ना, ईस्ट में क्या चल रहा था? इसका ईस्ट से क्या लेना देना है, क्योंकि कलोनियलिज्म और ह्यूज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते वेस्ट का पूरी दुनिया पर इन्फ्लुएंस है। लेकिन इस इन्फ्लुएंस के होते हुए भी ईस्ट और वेस्ट में कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बहुत अलग बनाते हैं। और ऐसे हम मैस्कुलिनिटी के बेस पर दुनिया को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। वेस्ट जहाँ पर हाइपर मैस्कुलिनिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें ब्रॉड शोल्डर्स, एम्पल चेस्ट, डार्क बियर्ड एंड हेयर, टॉल हाइट एंड टैंड स्किन, हंटर आइज, रोबस्ट जॉ, स्मॉल वेस्ट यूज़ किया जाता है एक ओवरऑल हाइपर मैस्कुलिनाइज्ड मेल की इमेज बनाने के लिए। और ईस्ट जहाँ पे सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जिसमें स्मॉल फेस, चाइल्ड लाइक फीचर, स्मूथ एंड क्लियर स्किन, क्लीन शेव्ड फेस, टॉल हाइट एंड स्किन टू लीन मस्कुलर बॉडी को ज़्यादा डिज़ायरेबल माना जाता है, ओवरऑल क्रिएटिंग अ सॉफ्ट लुकिंग बट अ मैस्कुलिन मैन। अभी हमने ये ईस्ट वेस्ट के मेजर डिफरेंसेस को जान लिया है, लेकिन ये डिफरेंसेस आखिर आए कहाँ से? अगर वेस्ट से शुरू करें तो हमारी कहानी शुरू होती है एंशिएंट ग्रीस में, जहाँ एटिका रीजन में स्टैचूज़ बनाए जाते थे जवान लड़कों के, जिन्हें कोरोस कहा जाता था, जिसका लिटरली मतलब होता है यूथ। एंशिएंट ग्रीक्स के लिए यूथ ही ब्यूटी होती थी, जिसमें ब्रॉड शोल्डर्स और स्मॉल वेस्ट को अट्रैक्टिव माना जाता था। और ये जो स्कल्पचर थे वो इजिप्शियन आर्ट से इंस्पायर थे, इसलिए इसमें बहुत सारी इजिप्शियन सिमिलैरिटीज़ दिखती है, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप। और फिर धीरे धीरे ग्रीस में भी ब्यूटी की डेफिनेशन बदली और एक एथलेटिक फिजिक को ज़्यादा आइडियल माना जाने लगा और गॉड्स और एथलीट्स के स्टैचूज़ बनाए जाने लगे जो एक मस्कुलर एंड एथलेटिक बॉडी को डिपिक्ट करते थे। और हाँ, स्टैचूज़ में स्मॉल पीनस इसलिए बनाया जाता था क्योंकि एक लार्ज पीनस उनके लिए जंगलीपन और अनकंट्रोलेबल डिज़ायर का सिंबल होता था। इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रीक्स के लिए आउटर ब्यूटी ही नहीं बल्कि इनर ब्यूटी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती थी।
एंड फिर रोमन एरा शुरू हुआ जहाँ पे जो एलिट्स थे वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उतने अच्छे नहीं थे, तो स्टैंडर्ड्स चेंज होना शुरू हो गए, जो हम उस टाइम के स्कल्पचर्स में देख सकते हैं। इसमें फ्लॉज, ओल्ड एज और डिफॉर्मिटीज़ को भी डिपिक्ट किया गया है। और सिंपली लुक्स को आइडियल ना मान के ये आइडिया फैलने लगा कि पावर और वेल्थ लुक्स को कवर कर सकती है, जो हमें आगे जाकर रिनेसांस में भी देखने को मिलेगा। करीब 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के जुडेया प्रोविंस में एक आदमी ने जन्म लिया जिसका नाम था जीसस ऑफ नज़रेथ। एंड देन फिर शुरुआत हुई क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी ने एक मस्कुलर और इंटेलेक्चुअल मैन को आइडियल ना मान के एक स्पिरिचुअली परफेक्ट इंसान को आइडियल माना, और वहाँ पे सिर्फ एक ही आइडियल मैन था जिसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए, और वो थे खुद जीसस। और पूरे मेडिवल पीरियड में इसी को आइडियल माना जाता था कि जो अपनी आउटर या इनर ब्यूटी को परफेक्ट नहीं कर रहा हो बल्कि अपनी सोल को स्पिरिचुअली परफेक्ट कर रहा हो। और सोसाइटी के एलिट्स की जगह सेंट्स को मेल ब्यूटी स्टैंडर्ड बना दिया गया। सेंट्स को एक आइडियल मैन की तरह देखा जाने लगा और जीसस को हमेशा से ही परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड आइडियल मैन माना जाता था, जो हम उस टाइम की पेंटिंग्स में देख सकते हैं, जहाँ जीसस को एक अडल्ट की तरह ही डिपिक्ट किया गया है। मेडिवल पीरियड के ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ रिनेसांस, जब फिर से एक बार आइडियल बदल गया और इस बार लियोनार्डो दा विंची के द विट्रूवियन मैन को आइडियल माना जाने लगा, जो रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस को एक होमेज थी। एंड द विट्रूवियन मैन को साइंटिफिक एविडेंस और ह्यूमन एनाटॉमी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, विद हाई मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस एंड एक्यूरेसी शोइंग द जीनियस ऑफ दा विंची। द विट्रूवियन मैन के साथ ही माइकल एंजेलो का डेविड भी एक आइडियल माना जाता था, लेकिन डेविड द विट्रूवियन मैन की तरह मैथमेटिकली प्रोपोर्शनेट नहीं था, शोइंग दैट ब्यूटी नीड नॉट टू बी मैथमेटिकल। और ये डिस्प्रपोर्शंस माइकल एंजेलो ने इंटेंशनली डाले थे इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। रेनेसांस के वक्त इंपीरियलिज्म भी शुरू हो गया था, जिससे पॉलिटिकली पावरफुल लोग जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठते थे, उन्होंने फिर से स्टैंडर्ड्स को अपने हिसाब से बदल दिया और ब्यूटी को सिर्फ एक आउटर अपीयरेंस ना मान के पावर और वेल्थ को भी स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया, जैसा हमने रोमन एम्पायर में देखा था। और एक आइडियल मैन को ऐसे देखा जाने लगा जो सिर्फ सुंदर ही ना हो बल्कि अपने हाथों में पावर भी रखता हो। और अब हम ईस्ट में जाए तो हमारी कहानी शुरू होती है एंशिएंट चाइना में, जहाँ पर पेल स्किन होना वेल्थ और नोबिलिटी का साइन माना जाता था, जो ये दिखाता था कि उस इंसान को ज़्यादा धूप में काम नहीं करना पड़ता था। और लंबे बालों को भी मेल्स के लिए वाइटैलिटी और विरिलिटी का सिंबल माना जाता था। एंशिएंट चाइना में कन्फ्यूशियस आइडियाज़ के चलते जो मॉडरेशन और हारमनी में फोकस करते थे, स्लिम और लीन फिजिक को आइडियल माना जाता था। फेशियल हेयर ज़्यादा तो नहीं, पर एक वेल ग्रूम्ड मस्टैश और बियर्ड को विजडम और मैच्योरिटी का साइन माना जाता था। एंशिएंट जापान में भी कुछ ऐसा ही था। हेयान पीरियड के दौरान एक स्लेंडर और डेलिकेट अपीयरेंस को ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता था बिकॉज ऑफ एस्थेटिक एंड कोर्टली कल्चर। जापान में भी लंबे बालों को अट्रैक्टिव माना जाता था क्योंकि ये उनका हाई सोशल स्टेटस दिखाता था, जिससे ये अपने बालों की केयर कर सकते थे, जो गरीब लोग नहीं कर सकते थे। एडो पीरियड के दौरान सामुराई क्लीन शेव्ड लुक रखते थे, जो उनके लिए डिसिप्लिन और फोकस का सिंबल बनती थी। और अभी हमने ये ईस्ट वेस्ट के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को जान लिया, इनकी हिस्ट्री जान ली, लेकिन आखिर ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की शुरुआत ही कब हुई? हमने कब सोचा कि हम इससे इस पर जाएंगे? इंसानों को लगा ही क्योंकि उनको सुंदर दिखने की ज़रूरत है। देखो, ये पिन पॉइंट करके बताना कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की शुरुआत इस दिन हुई थी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक अभी हमारी नॉलेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन है, हम उसे स्टडी करके पता कर सकते हैं कि तब लोगों को क्या समझ थी ब्यूटी को लेके। और ये जानने के लिए हमें जाना होगा 7500 साल पहले सुमेर सदर्न मेसोपोटामिया में, जहाँ पे एक हायरार्कियल और पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, जहाँ पे फेशियल सिमेट्री, क्लीन स्किन और गुड फिजिक को अट्रैक्टिव माना जाता था। और आदमी औरत दोनों शर्ट पहनते थे, लेकिन उस शर्ट की लेंथ सोशल क्लास के हिसाब से डिवाइडेड होती थी, जहाँ पे हाई क्लास के लोग लंबी शर्ट्स पहनते थे और लोअर क्लास के लोग छोटी शर्ट्स पहनते थे। लंबी शर्ट्स को कमर पे बेल्ट बांध के और अलग अलग एक्सेसरीज से सजाया जाता था अपना हाई सोशल स्टेटस दिखाने के लिए। और आपने इन सब चीज़ों में एक पैटर्न नोट किया, जहाँ पे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है वो हर कल्चर के, हर सोसाइटी के हाई क्लास और एलीट लोग डिसाइड करते थे। हिस्टोरिकली पावरफुल कल्चर और एम्पायर ने हमेशा छोटे कल्चर और एम्पायर को खुद में एसिमिलेट किया है या इन्फ्लुएंस किया है। और आज हम ये जो वेस्ट का पूरी दुनिया पर इतना इन्फ्लुएंस देखते हैं, वो भी इसी वजह से है। कलोनियलिज्म की बदौलत आज यूरोप का इन्फ्लुएंस हर एक कोने में है, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो या अर्जेंटीना हो। और इसी इन्फ्लुएंस के चलते आज के जो मॉडर्न मेल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हद तक वेस्टर्न हैं।
लेकिन हिस्टोरिकल फैक्टर्स ही नहीं बल्कि और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन जो दुनिया को और इंटरकनेक्टेड बना रहा है और डिफरेंट आइडियल्स लोगों के सामने आ रहे हैं। हॉलीवुड और के पॉप, दो सबसे बड़े नाम जो आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को सेट कर रही है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ सोशल मीडिया। आज हर एक इंसान के पास एक फ़ोन है जिसमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया के मॉडल्स भी अलग अलग एथनिसिटीज़ और रूप के साथ हमारे ब्यूटी के परसेप्शन को और ब्रॉड कर रही हैं, जिससे एक आइडियल मैन की डेफिनेशन और भी फ्लेक्सिबल हो रही है। अलग अलग मैगजीन्स अलग अलग एथनिसिटीज़ के मॉडल्स को भी अपने पेजेस पर फीचर कर रही है। बॉडी पॉजिटिविटी जैसे मूवमेंट भी अब मेल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और थोड़े रिलैक्स्ड और फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की भी एक कॉस्ट है। इतने अलग अलग सुंदर लोगों को देख के मेल्स की भी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, उनमें भी इनसिक्योरिटी पैदा होती है। खुद को अट्रैक्टिव समझने के लिए और सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बार्स को टच करने के लिए लोग अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज़ कराते हैं जस्ट टू लुक लाइक देयर फेवरेट मॉडल और एक्टर। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। दे बिकम अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स ड्यू टू नॉट लुकिंग अ सर्टेन वे। और इसे और बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ट्रेंड्स आ जाते हैं लाइक लुक्स मैक्सिंग, जिसमें आपको और अच्छा दिखने के लिए बोला जाता है, और ब्लैक पिल जैसी आइडियोलॉजीज़ जो कहती है कि आप अच्छे नहीं दिख सकते क्योंकि सारा खेल जेनेटिक्स का है। और इन्हीं आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर इंसेल जैसी कम्युनिटीज़ बन जाती है, जिस कम्युनिटी ने टोटल 73 से भी ज़्यादा इनोसेंट लोगों को जान से मारा है, क्योंकि इन सेल्स को अपना गुस्सा निकालना था सोसाइटी पर। और अगर आप इस कम्युनिटी के बारे में और जानना चाहते हो, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। गुड बाय।